तो हमने ई गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको डिजिटल इंडिया की बहुत व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले आपको 3-4 मुद्दों की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो नोट्स में हैं, इनकी मैं चर्चा करते हुए आपको समझा देना जरूरी समझता हूं। एक तो ऑब्जेक्टिविटी के एस्पेक्ट को जो हमने आपको एक मोटिव दे चुका हूं कल। गवर्नेंस के टाइप को एक परिप्रेक्ष्य हम कल बता चुके थे जो 4G है, 4G, G2G है, G2C है, G2B है, G2E है। तो ये थोड़ा थोड़ा दो बिंदु आप लिख लेंगे और फिर इसके सिग्निफिकेंस को, फिर इसके प्रॉफिट को, फिर इसके स्मार्टनेस को, फिर इसके इंपॉर्टेंस को थोड़ा थोड़ा सा जब पॉइंटेड कर लेंगे तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो आपके काम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको आज 5 सवाल पहले लिखा रहे हैं। जब 5 सवाल आप लिख लेंगे तो इसके अंदर का कुछ जो मटेरियल देंगे तो आपको फिट करने की कला आने लगेगी। तो फटाफट कलम उठाइए और अपना स्लेट उठाइए, वो जो पेज होता है वो स्लेट है आपकी, तो उसको उठाइए और सबसे पहले क्वेश्चन लिखना शुरू करिए। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए कि ई गवर्नेंस, पहला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस व्यवस्था उपयोग का, सिस्टम को के यूज का, जो सिस्टम है उसको यूज कर रहे हैं आप तो उपभोक्ता है ना, आप ग्राहक भी तो है उस सिस्टम के। ई गवर्नेंस व्यवस्था उपयोग के का एक बेहतरीन उपकरण है, एक ही बड़ा अच्छा जो है टूल्स है ई गवर्नेंस। व्यवस्था का उपयोग करना है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग का, बैंक का उपयोग करना जो है ना, का बड़ा बेहतर उपकरण है ई बैंकिंग। टिकट बना लेते हैं, सिनेमा हॉल का टिकट लेते हैं, ये सब का बड़ा अच्छा सा यूज करते हैं आप, जिसमें पारदर्शिता और दक्षता निहित है, जिसमें पारदर्शिता और दक्षता, ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी निहित है। ठीक है, पारदर्शिता और दक्षता निहित है और यह जन लाभ को बढ़ा रहा है, पब्लिक प्रॉफिट, पब्लिक को प्रॉफिट में ले जा रहा है। टिप्पणी करें। अब जब हम पढ़ाएंगे तो आपको ये लिखना आना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, लिखिए ई गवर्नेंस क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो मैं लिखा रहा हूं ऑलमोस्ट ये यूपी पीसीएस में मिलता जुलता यही है, ऐसा ही था। ई गवर्नेंस क्या है? दक्षता, हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ लो, व्हाट इज ई गवर्नेंस? दक्षता, इफिशियंसी, दक्षता, फिर लिखिए पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता एंड अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतर उपकरण है, का एक बेहतर उपकरण है। ब्यूरोक्रेट को सुनिए, जो पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट के पास पॉलिसी होती है बच्चा, वो पॉलिसी क्या करती है गवर्नमेंट? उस पॉलिसी को लेके जाती है कहां पे? मार्केट में लेके जाती है, मतलब पब्लिक के पास लेके जाती है। तो उस पब्लिक वेलफेयर उस पॉलिसी में है, लेकिन पब्लिक वेलफेयर पूरी तरह से तब होगा कब? जब पारदर्शिता, जवाबदेहिता और इफिशियंसी के साथ वो चीजों तक, लोगों तक पहुंचाई जा सके। तो यह एक बेहतर उपकरण है। अब गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो साफ साफ देखता है ई गवर्नेंस। पारदर्शिता की कोई, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया ना कि 500 रुपया अगर आपने वहां ट्रांसफर किया तो किसानों के खाते में 500 रुपया गया, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है भैया। करोड़ों किसानों को करोड़ों रुपया आपने भेज दिया, वहां पे फटाक से बता दिया कि इतना पैसा कट गया, इतने लोगों को चला गया। और ये तो हम कहते ना इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग मास कम्युनिकेशन स्किल। हमारा जो एक बटन था वो मास में चला गया
और ये किसका हो गया? इफिशियंसी का परिचय हुआ। पहला क्या हुआ? इफिशियंसी। दूसरा क्या हुआ? ट्रांसपेरेंसी। तीसरा क्या हुआ? अकाउंटेबिलिटी। तो गुड गवर्नेंस में क्या तीन चीजें थी? जन केंद्रित, लोक कल्याण, संवेदनशीलता। ई गवर्नेंस में क्या है? दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता। ये तीन फॉर्मूला यहां पर, ये तीन उपकरण हैं, ये तीन चीजें जो होती हैं, यह एक बेहतर उपकरण बन गया ई गवर्नेंस इनके लिए। ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होना ही नहीं है। अगर हमने कर दिया तो कर दिया पार्टनर, समझ गए? हाँ, अगर हमने कर दिया तो कर दिया, इसमें हमें परेशान होने की कतई जरूरत नहीं। अब आता है नेक्स्ट फॉर्म में, इसकी आप इसमें क्या करें? समीक्षा कर दीजिए, रिव्यू कर दीजिए इसको, इस बात का रिव्यू करिए, समीक्षा कीजिए। अब हमें वहां कमेंट बताया, यहां समीक्षा बताया, दोनों के दो उत्तर हो गए। कमेंट अलग होता है और समीक्षा अलग होता है। यहाँ पे जो टिप्पणी है अलग है, टिप्पणी में निष्कर्ष नहीं लिखा जाता है, समझ गए नहीं? और समीक्षात्मक चीजों में निष्कर्षात्मक बातें बाद में दे सकते हैं। ये सब फर्क समझ के चला। लिखिए, विकासशील देशों में, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अरे भाई, जो हल करने जा रहे हैं पहले वो जान लो क्या हल करना है, फिर जो पढ़ोगे उसको फिट कर लो। यही तो पढ़ाई है सिविल सर्विसेज की, कि सिर्फ पढ़ते रहो। मैं एक वो लगाया कैमरा और आया फटाफट फटाफट फटाफट, ये वो हम भी देते हैं। मोटिवेशनल स्पीच जब देने जाता हूं ना, तो जगह नहीं देता हूं। मैं इस दावे के साथ बोलता हूं कि आप अपना मोबाइल नहीं उठा पाएंगे जब तक मैं बोलूंगा। ना व्हाट्सएप चेक करने दूंगा, ना फेसबुक। आपके हाथ में मोबाइल गिर भी जाता है कई लोगों के हाथ से, क्योंकि मैं उसमें स्पेस नहीं देता हूं। और सिर्फ ऐसे जगहों पे ही नहीं, मैं तो महाराष्ट्र के मिनिस्ट्री में बोलना, बड़े बड़े इंटरनेशनल सेंटर वगैरह में बोलना, फॉरेन में जाके इस्टेज जो एजुकेशन समिट है जहां 30-30 कंट्री के देश के लोग बैठे हैं, वहां भी, चाहे इंडोनेशियाई हो, कंबोडियाई हो, जापानी हो, उठने नहीं देंगे। तभी तो मोटिवेशन हुआ। तो जहां स्पेस नहीं देना वहां स्पेस नहीं देते हैं। लेकिन आप रोबोट नहीं हैं, आप तो प्रतियोगी है ना। तो प्रतियोगी में थोड़ा ऑफलाइन मॉडल पे हम पढ़ा रहे हैं, हम ऑनलाइन ऑब्लिक लाइव को हम पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन मोड में, क्लास कल्चर में। तभी तो लिखा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा रहे हैं, फिर इस पर अभी बनवाएंगे। और ये अपने तरीके का, जब 16 मई को हम जो बैच शुरू करने जा रहे हैं, उसमें और भी अद्भुत बड़ा चेंज होगा। राइटिंग फोकस तो होगा, असाइनमेंट जब चेक होंगे, जब नोट्स वोट्स आपको वही दिए जाएंगे परफेक्शन के साथ, जिसमें आपका राइटिंग बूस्टअप होता, तब आपको पता चलेगा कि ऑनलाइन जो कोचिंगें होती है वो रोबोट। हम तो देख रहे हैं कि लोग आते हैं और फटाफट 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 1 घंटा 2 घंटा इतना बोलते रहे। अरे भाई, जितना आप बोल रहे हो सामने वाले को समझ में भी आ रहा है? सामने वाला तो इंसान बैठा है कि चिट्ठी बैठा है आगे, रोबोट है वो, सब ले लेगा? नेवर। आपको उसी इंटरटेनमेंट के साथ, उसी एजुटेनमेंट के साथ इंटरटेन करना है जैसे कि ऑफलाइन में करते हैं। तो हमारा तो ढर्रा यही रहेगा। और इसी ढर्रे, क्योंकि हम जानते हैं सिविल सर्विसेज बिना राइटिंग के चलता नहीं है, और ये दिमाग में यहाँ भरने के बाद काम चलेगा नहीं, निबवा पे शब्द लाना पड़ता है। जो नींव है ना, उसमें शब्द आना चाहिए। तो जरा क्वेश्चन इसको पूरा करिए। विकासशील देशों में ई शासन उतना प्रभावी नहीं है, ये बताना है आपको। प्रभावी है बट उतना नहीं है जितना अमेरिका में होगा, ये कहने का मतलब। ई शासन विकासशील देशों में ई शासन उतना प्रभावी नहीं है। कथन से सहमत हैं? लिख लीजिए, आप कथन से सहमत हैं? टिप्पणी करें। अगर आप कथन से सहमत हैं तो टिप्पणी करें, सहमत हैं या नहीं ये भी लिख सकते हैं। टिप्पणी करें, नहीं की टिप्पणी कर दीजिएगा, हाँ की टिप्पणी कर दीजिएगा। ठीक, आगे लिखिए। भारत में ई शासन आंदोलन
भारत में गुड गवर्नेंस मूवमेंट का युग 1.5 दशक को पार कर चुका है, 15 साल पार कर चुका है। 2006 का है वैसे, तो 21 में आप लिखेंगे तब तक हो जाएगा, क्योंकि 20, हाँ 21 में भी लिख सकते हैं। तो 1.5 दशक को पार कर चुका है। चर्चा कीजिए, ई शासन आंदोलन की चर्चा कर देना। मैं बताऊंगा बाद में क्या है ई शासन आंदोलन, चर्चा कर देना, ठीक है। क्या उद्देश्य और परिणाम में, क्या ऑब्जेक्ट एंड रिजल्ट में, लास्ट क्वेश्चन लिखा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत है, बीच बीच में लिखाते रहेंगे। क्या उद्देश्य और परिणाम में ई शासन सफल है, ई गवर्नेंस सफल है, ई गवर्नेंस सफल है? यदि हां तो क्यों? यदि सफल है तो क्यों सफल है, और यदि ना तो क्यों? नहीं सफल है तो क्यों नहीं? दोनों रीजनिंग। तो 2 टिप्पणी इस पे तैयार करना है, एक सफलता की टिप्पणी बननी है, एक असफल या सफल नहीं है उसकी टिप्पणी बनना है। तो टिप्पणी करना है, ये आपका यहां पर पूरा हो गया। ये हमारे पास जो नोट्स है ना बेटा, ये मेरा लिखा हुआ है, ऐसे 5 बुकलेट हैं। गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस और रोल ऑफ पब्लिक सर्विस। ठीक, इसमें से हम कुछ बिंदु बता रहे हैं, इतना नहीं लिखा रहे हैं जितना इसमें लिखा हुआ है, समझ गए? तो ये टाइप्ड पेज में, ये टाइप पेज पूरा ई गवर्नेंस 22 पेज है, ये 22 पेज टाइप्ड पूरा ऐसा लिखा हुआ, और इसके डायग्राम अलग से हैं, कम से कम होंगे 32 डायग्राम ई गवर्नेंस के, जो मैं इसमें ऑफिस अब देख रहा हूं, कोशिश करके कुछ पेन ड्राइव वगैरह में ला के इसमें व्यवस्था करेंगे तो आपको दिखाएंगे भी। ठीक, तो ये जो चीज है, ये हम जब 16 मई की क्लास करेंगे तो आप जब ऐप में जाएंगे तो ये जो मटेरियल है वो वहां पर ई गवर्नेंस के नाम से 5 बुकलेट वहां अपलोडेड रहेगी। ठीक, तो ये वो विद्यार्थी जो हमारे क्लास में, रेगुलर क्लास में जुड़ेंगे हमसे 16 मई से, उनके लिए ये सुविधा रहेगी कि ये इस मटेरियल को वहां से ले सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटी का, इसी तरीके से आईआर का हमारे पास 52 बुकलेट्स हैं, 52 बुकलेट्स इसी तरीके से, वो बहुत बृहत है, पूरी दुनिया है उसमें। इसी तरीके से एथिक्स का, इतिहास का, भूगोल का, मतलब इसी तरीके की चीजें हम मिलती रहेंगी आपको। तो जो हम यहाँ पर एक ऑनलाइन ऑफलाइन मोड को ध्यान में रखकर बात करेंगे, ऑनलाइन दिस इट मींस ये देखो, मैं एक लाइन बोल देता हूँ यहाँ, 18 साल से पढ़ाने के बाद कितने तरीके के विद्यार्थी होता होगा, इसका तजुर्बा है। इसका फायदा यह है कि हम भले ही सामने हमारे स्टूडेंट नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं कि ऐसा पढ़ाने पे स्टूडेंट क्या महसूस करता था। लेकिन और जैसे 22-23 साल के जो टीचर होते हैं, उनको तो स्टूडेंट को फेस करने का भी आदत ही नहीं है, उनको पता ही नहीं, उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनके सामने स्टूडेंट ने क्वेश्चन ही कितने पूछे होंगे। हम लोगों से 18 सालों में ऑन एन एवरेज कितने सवाल पूछ लिया होगा स्टूडेंट, तो कहाँ लड़खड़ाता है, कहाँ वो दिक्कत में आता है, उस अनुभव को हम इस ऑनलाइन में इसीलिए कर रहे हैं, ऑनलाइन में ऑफलाइन, क्योंकि हम विद्यार्थियों के बीच ही पूरा दिन काटे हैं, तो हमको तजुर्बा है कि हमारा विद्यार्थी कहाँ लड़खड़ाता है और किस तरीके की। नहीं तो अभी आप जब से हम क्लास शुरू किए हैं, आप भले ही आप किस मोड में बैठे हैं और किस मूड में बैठे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर के पूरे ऑफलाइन मूड में ही मैं दिख रहा हूँ। ऑनलाइन का सहारा है, ऑनलाइन माध्यम है, लेकिन बात जो है हम ऑफलाइन की तरह ही कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखाना, नोट्स बनवाना, ऐसा करो, असाइनमेंट की बात कर रहे हैं, ये मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे। मान लें अभी इसमें उतना लिखाना वाजिब नहीं है, नहीं हो पाएगा, लेकिन ये मटेरियल जब मिल जाएगा तो जो आपके पास है, जो यहाँ है, और जो क्वेश्चन लिखने की जो एक आपकी कला है, वो सब विकास हो गया तो हो गया ना काम। यही काम, ऐसे नहीं आया ई गवर्नेंस ये है, फलाना है, ढिमका है, इसका ये महत्व, इसका ये है, इसका वो है,
ये सिग्निफिकेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, ये प्रॉफिट है। स्मार्ट गवर्नेंस ये है, ई गवर्नेंस ये है। ऑनलाइन सर्विस को ई गवर्नेंस, 1970 में इलेक्ट्रॉनिक हुआ, 1977 में इंफॉर्मेटिक सेंटर। दिस इज ये क्या है यार, ये क्या है? आपको समझ में आएगा ये चीज? रिलैक्स होके पढ़ो। 3 घंटे का पेपर लेता है, 3 कमीशन, और 20 क्वेश्चन देता, कहते आराम से लिखो यार इसको, 200 शब्द में। ठीक, पढ़ो लिखो। ओके, क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब मैं आइए विषय पे। सबसे पहला हेडिंग बनाइए, गवर्नेंस क्या है, लिखिए ई गवर्नेंस क्या है। और ये जो बुकलेट है ना बेटा, ये जितनी भी बुकलेट है, आप जाके सिलेबस देख लीजिए। संयोग से मैं एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा, इसलिए ई गवर्नेंस सिलेबस में तो जो लिखा है थोड़ा बड़ा लिखा है। हमने इसको 150 पेज करीब करीब ई गवर्नेंस को पूरा स्वयं लिखा बैठ कर। ये मेरी अपनी कृति है। ठीक है, लिखिए। थोड़ा सा अपने बारे में बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब आप जिसके बारे में ठीक से जान जाते हैं कि वो ईमानदार है, वो अच्छा आदमी है, वो मेहनती आदमी है, वो हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, हमारे साथ कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, तो आपका समर्पण बढ़ जाता है। तो इसमें ऑनलाइन में बहुत सारे स्टूडेंट हमको जानते ही नहीं है ना, धीरे धीरे जान जाएंगे। तो कुछ बातें बीच बीच में बता देता हूं, ताकि आपकी जानने वाली चीजों में कुछ नई जानकारी और जुड़ जाए। ठीक है, और जब सब जान जाएंगे तो ना हमारे लिए बताने के लिए जरूरत है, ना आपको ज्यादा इसमें फंसने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आइए लिखते हैं, व्हाट इज ई गवर्नेंस। लिखिए ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस, पहली लाइन लिखिए। ई गवर्नेंस का तात्पर्य, मीनिंग साफ है। लिखिए ई गवर्नेंस की मीनिंग ऑफ ई गवर्नेंस, सरकारी कार्यों को, गवर्नमेंट फंक्शंस को, सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से, ऑनलाइन अंग्रेजी मत लिखिएगा, हिंदी वाले ऑनलाइन, ठीक, ऑनलाइन जैसे माइंड, माइंड, ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचना। ठीक है, जनता तक आसानी से पहुंचना। ओके, जिससे सरकारी कार्यालयों, आगे लिख लीजिए, जिससे सरकारी कार्यालय मतलब गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स और जनता, सरकारी कार्यालय और पब्लिक के पैसे और समय की बचत हो सके, कि पैसे और समय की बचत हो सके। क्या समझे? पैसे और बचत की समय हो सके, बचत हो सके, पैसा और समय का बचत हो सके, और यही होता ही है। अभी मैं आपको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूं कि नहीं, पढ़ा रहा हूं ना ऑनलाइन, ई गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं, ई एजुकेशन के माध्यम से ई एजुकेशन दे रहा हूं, ई गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं। टॉपिक क्या? ई गवर्नेंस। कितनी मजेदार बात। तो इसमें क्या हो रहा है, हमको ना गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस जाना है, हमें अपने घर में ही पढ़ा देना है ना, मैं अपने घर में ही पढ़ा दे रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है कि समय बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, पेट्रोल का पैसा बच रहा है कि बच रहा है ना, समय भी बच रहा है, जो 10-20 मिनट लगता है आने जाने में। ठीक है, आपको बार बार, आगे लिखिए, बार बार कई दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने। लिख लीजिए, कई दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने। एकल खिड़की की व्यवस्था होना, सिंगल विंडो, एकल खिड़की की व्यवस्था इत्यादि। ई गवर्नेंस को प्रतिष्ठित करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, ई गवर्नेंस को स्टैब्लिश करते हैं। सभी कामकाज ऑनलाइन होना ई गवर्नेंस है। लिख लो,
कामकाज का ऑनलाइन होना ई गवर्नेंस है। उसी को उलट के बता दिया, पहले बताया ई गवर्नेंस क्या, ऑनलाइन सर्विस है, फिर बताया ऑनलाइन होना ई गवर्नेंस। लाइन बदलिए, ई गवर्नेंस को ई शासन भी कहते हैं, वही हिंदी हो गया, बट ई को अब क्या कहेंगे भाई, है ना, हो गया ना प्रॉब्लम भाई। इसको अगर हम ये देखिए, अगर ई GOV आगे समझ लीजिए, ये गवर्नेंस, और ई को क्या करेंगे तो ई ऐसे लिख देंगे गवर्नेंस, ये लिख देंगे। इसको हिंदी में भी अंग्रेजी में अगर हम चाहें तो एक बात और लिख सकते हैं, ई शासन, ठीक है ना। अगर हमने ई शासन लिख दिया, ई को क्या लिखेंगे, ई तो ई रहेगा। आप अगर चाहें तो इसको खोल के लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक शासन, ये भी चलेगा, लेकिन लोग जानते हैं, जरूरत नहीं, ठीक है ना, इसको लोग जानते हैं। आगे लिखिए, भारत सरकार ने, या एक लाइन लिखिए, ई शासन की शुरुआत कब से माने, हेडिंग बनाइए, ई शासन की शुरुआत कब से, ई गवर्नेंस कब से आया, क्या है समझ गए, ई गवर्नेंस कब आया। लिखिए, भारत में, इंडिया में इसकी प्रारंभिकी, इसकी पहल, इनिशिएटिव कह सकते हैं, इसका इनिशिएशन कह सकते हैं, इसकी पहल 1970 में तब दिखाई देती है, 1970 में तब दिखाई देती है जब भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना, जब भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विभाग की स्थापना की, ठीक। इसके अलावा 1977 में, इसके अतिरिक्त एडिशनली जोड़ लीजिए उसी में, 1977 में, 1977 में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र लिख सकते, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ये ई शासन की दिशा में उठाया गया पहला कदम था। ये दोनों ई शासन की दिशा में उठाया गया या ई गवर्नेंस की दिशा में उठाया गया कदम था। ठीक, दूसरे शब्दों में, ठीक, दूसरे शब्दों में, देश में कंप्यूटर क्रांति से पहले ही, देश में कंप्यूटर क्रांति से पहले ही ई गवर्नेंस की अवधारणा आ चुकी थी, ई कॉन्सेप्ट आ चुका था, जिसे 5 दशक हो गए, 50 साल हो, जिसे 5 दशक पूरे हो चुके। ठीक, अब लिखिए, विकास में योगदान, एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, विकास में योगदान, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से अनिवार्य और आवश्यक, नेसेसरी एंड नीड, अनिवार्य एवं आवश्यक तथा विकासात्मक एंड डेवलपमेंट ओरिएंटेड,
या विकासात्मक डेवलपमेंट फोकस जो चीजें हैं, विकासात्मक कार्य जनता तक सीधे पहुंचाया जा रहा है। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। और इंटरनेट क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आय और जाति प्रमाण पत्र, इनकम एंड कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, खसरा खतौनी, खसरा खतौनी से लेकर ई सर्विस, ई लिख के डैश सेवा, सर्विस भी लिख सकते हैं, ई सर्विस, ई व्यवस्था आदि सभी को संचालित किया जा रहा है। आदि सभी को संचालित किया जा रहा है। मैं सरकारी चीजें बता रहा हूं, मैंने आपको ऑनलाइन खरीदारी वगैरह नहीं बोला कि अमेज़न वगैरह से, मैं सरकारी का उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। ई गवर्नेंस ने मोबाइल गवर्नेंस को जन्म दे दिया, ये योगदान हुआ। ई गवर्नेंस ने मोबाइल गवर्नेंस को जन्म दिया। ई स्टडी डैश करके लिखिए, ई स्टडी, ई प्रोग्रामिंग, ई बैंकिंग, ई टिकटिंग, ठीक है ना, ई टैक्सेशन, पैसा सीधे टैक्स आदान प्रदान, ई रिटर्न फाइलिंग, आदि को में योगदान दिया। आदि में योगदान के चलते, ऐसा लिखिए, योगदान के चलते धन, समय और श्रम की बचत होने लगी। धन, मनी, समय, टाइम, श्रम, लेबर की बचत होने लगी। इससे देश के विकास में योगदान मिला। तो योगदान क्या मिला? देश का विकास हुआ। देश का विकास में नागरिक भी शामिल है। देश अगर अमीर तो नागरिक को भी सुविधा मिलेगी, और नागरिक अगर सुविधा प्राप्त करता है तो वो देश को भी सुविधा देगा। ठीक, ऑब्जेक्ट लिखें, ई गवर्नेंस का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस, ऑब्जेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस। आज हम थोड़ा दूर हैं ना, कल से दूर। असल में वो बोर्ड हमको बहुत छोटा दिखता था, तो मैं जब YouTube वगैरह में वीडियो डालता था तो ऐसा लगता है कि बड़ी छोटी जगह पे, या कहा जाए बड़े छोटा बोर्ड में पढ़ा रहा। तो मैंने सोचा थोड़ा दूरियां बनाते हैं, तो कैमरे को थोड़ा दूर ले गए हैं, पूरा चित्र आए। हाथ हो जैसे हम ऐसे करते थे ना, ऐसे 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 कट जाता था। अभी देखो नहीं कट रहा, अभी भी नहीं कट रहा है, पूरा फैला दिया, नहीं कट रहा। तो मेरा स्टाइल आ नहीं पा रहा था, दबाव थोड़ा लग रहा था कई दिनों से। मैंने कहा जरा इस स्टाइल वाले में आके देखते हैं। आपके तो बहुत समीप हैं, लेकिन थोड़ी सी दूरी हो गई है। लिखिए, ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आप जानते हैं बच्चा, विकास में क्या रुकावट थी? कौन सी चीज ऐसे जो हमारे विकास को रोक रही है, बता सकते हैं आप? सबसे पहली चीज तो भ्रष्टाचार है राजू, भ्रष्टाचार। तो हमने क्या किया? उस चैप्टर को ही क्लोज कर दिया। कैसे? 3 चीज याद करिए, दक्षता लाया, ट्रांसपेरेंसी लाए, और अकाउंटेबिलिटी लाए। जहां पर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जैसी चीज होगी, वहां करप्शन कैसे जिंदा रहेगा? इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये सब हुआ।
अब आगे लिख लीजिए, अधिक से अधिक जन सामान्य के जीवन स्तर में सुधार, पब्लिक लाइफ में रिफॉर्म लाना। ओके, पब्लिक लाइफ में रिफॉर्म लाना। थोड़ा तार उलझ रहा है, इसको ठीक कर देता हूं, ठीक है ना। पब्लिक लाइफ में रिफॉर्म लाना। नेक्स्ट, सरकार और जनता के बीच में ट्रांसपेरेंसी। तुमने पैसा भेजा, हमको पैसा मिला, हमने टैक्स भेजा, तुमको टैक्स मिला। हमने बैंक में पैसा भेजा, बैंक वाला कहेगा हाँ साहब आपका आया था, या पैसा हम कहीं ट्रांसफर किए तो कंपनी ये नहीं कह सकती साहब आपने तो भेजा ही नहीं, सब ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। तो क्या होगा, सरकार और जनता के बीच पारदर्शिता। चूंकि यहाँ सरकार और पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो बैंक भी सरकार का हिस्सा है। हम तो जब राज्य पढ़ाएंगे ना, आपके मौलिक अधिकार में थोड़ा बताएंगे राज्य वगैरह, तो LIC ONGC जैसी चीजें भी राज्य की परिभाषा, ठीक है ना। तो अगर हम बीमा भी ले रहे हैं तब भी वो राज्य के हिस्से की चीज है। तो हम पैसा दिया तो किसको दिया, राज्य को दिया, क्योंकि राज्य की परिभाषा में LIC भी। तो वो नहीं कह सकता कि आपने बीमा का पैसा ऑनलाइन भेजा, नहीं भेजा, बैंक से भेजा तुमको ऑनलाइन, अपने बैंक ये ऐप भीम ऐप से भेजा मैंने। अब ऐसे कैसे नहीं पहुंचा, बताओ क्यों नहीं पहुंचा, जवाब देना भारी पड़ जाएगा उसको, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, इसी में एक लाइन और लिख लीजिए, फिर ये बात खत्म। सुधार लाना, GDP में वृद्धि करना। उद्देश्य क्या है, GDP में वृद्धि करना, ठीक। उसके बाद आप लिख लीजिएगा, सरकारी कार्यों को गति प्रदान करना। ये उद्देश्य से ई गवर्नेंस लाएगा। तो आपको गवर्नेंस क्या है पता चल गया, गवर्नेंस का इनिशिएटिव इंडिया में कब आया ये पता चल गया, गवर्नेंस का क्या योगदान है पता चल गया, गवर्नेंस का क्या उद्देश्य है पता चल गया, गवर्नेंस के क्या प्रकार हैं, टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, लिखिए हेडिंग, टाइप ऑफ ई गवर्नेंस, ठीक। टाइप ऑफ ई गवर्नेंस में सबसे पहला लिखिए, या एक लाइन लिख लीजिए चाहे तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिए, ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं ना, जैसे कक्षा 6 में लिखाते हैं, चट्टान 3 प्रकार की होती हैं, सेल 3 प्रकार के होते हैं। तो ये गवर्नेंस, ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इससे पूरा सिस्टम बनता है, इससे पूरा व्यवस्था बनती, सिस्टम भी लिख सकते हैं, व्यवस्था लिख दीजिए, व्यवस्था बनती है। और सरकार जो उद्देश्य तय करती है, गवर्नमेंट जो ऑब्जेक्ट तय करती है, उसको पूरा करने में मदद मिलती है। जो ऑब्जेक्ट तय करती है उसको पूरा करने में मदद मिलती है, किसको, अरे भैया पब्लिक को जो हम सुविधा देना चाहते हैं, जो तमाम चीजें कर रहे हैं, इनके माध्यम से हम उनको प्राप्त कर लेते हैं। तो वो 4 प्रकार क्या है, इस प्रकार है, मतलब निम्न प्रकार हैं, लिख लो। नंबर 1, G2G, देखिए 2 तरह से इसको लिख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप चाहें तो ये वाला भी इस्तेमाल करें, चलेगा, अच्छा लगता है, और ये हम एग्जाम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉमन बिहेवियर है ना, ऐसा होता नहीं, जैसे मैं कैसा बताऊं आपको उदाहरण, जैसे आपने देखे होंगे कोई व्हाट्सएप में या फेसबुक में क्या लिखता हूं ना, ग्रेट, ग्रेट को क्या लिखेगा, GR8, GR ऐसे लिखेगा, उसके बाद 8 लिख देगा, इसको बोलते ग्रेट। तो ये मैं जो बता, ये तो खैर नहीं चलेगा, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जैसे हमने कहा जी, इधर से लिखता हूं, जैसे जी है, G2G, G2G हो गया, मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, लेकिन इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, G2G। जानते हैं इसका मीनिंग फॉर्म क्या है ये दोनों का, G2G, एक तो इसमें प्रोनाउंसिएशन 2 का ही आ रहा है, TWA वाला और TO वाला प्रोनाउंसिएशन एक जैसा ही है, 2, मतलब अगर हिंदी में 2 लिखें और उसको भी 2 लिखें तो वही चीज, वही उतना शब्द इस्तेमाल करते हैं ये,
इसमें मतलब प्रोनाउंसिएशन कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए G2G इसको उपयोग किया गया। G2G में एक और सप्लीमेंट एस्पेक्ट क्या है वो समझ लीजिए। ये गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट, जी गवर्नमेंट है, जी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट टू उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो जाए। तो टू भी है, ये टू गवर्नमेंट भी है। इट मींस G2G, G2C, दो यूनिट्स, ये टू दो डिफिनीशन है इसमें। फर्स्ट इज टू से, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज G2, दो यूनिट। हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, ऐसे डैश कर दें, जीजी मीटिंग, जीजी मीटिंग, जीजी मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट मीटिंग। 2+2 नहीं देखते हैं, 2+2 अर्थ सुने हैं कि नहीं? जब दो विदेश मंत्री किसी देश के, दो रक्षा मंत्री आपस में एक साथ मीटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं 2+2। अमेरिका के साथ होती है हमारी, और देशों के साथ कर सकते हैं, जापान वगैरह करते हैं। तो ये क्या हुआ? G2G, ये 2+2। तो जैसे 2+2, जैसे हम आर्टिकल लिखते हैं, अब आर्टिकल में हम क्या लिखते हैं? जैसे हम लिखें 2+2, अब देखिए इसका भी दो मीनिंग है, 2+2 का भी दो मीनिंग। 2+ का मतलब एक 2 में 2 1+1 बना है, इसमें देखेंगे तो 1+1, एक रक्षा मंत्री है, एक विदेश मंत्री है। और इसके वाले 2 में भी, माना ये इंडिया वाला 2 है, ये अमेरिका वाला 2 है, तो इसमें भी एक विदेश मंत्री, एक रक्षा मंत्री, और इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, बीच में प्लस। ये प्लस बड़ा मायने रखता है। तो हम लोग भी लिखते हैं 2+2। 2+2 से कोई भी विद्यार्थी समझ, आपको भी एग्जाम में लिखना 2+2 की मीटिंग हुई और ये निर्णय हुई, ठीक। तो G2G, अब यहां पर 2 अगर आप ऐसा लिख दें G2G, ये बिल्कुल करेक्ट है, बल्कि आप यही लिखें, ठीक। दो गवर्नमेंट, और 2 का प्रोनाउंसिएशन भी आ रहा है, TWO लिख रहा हूं मैं, TWO नहीं लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं, बट 2 का ले रहा हूं, से, सरकार से सरकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे भारत सरकार टू मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार टू उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार टू उत्तराखंड सरकार, ऐसे कहीं भी, महाराष्ट्र लगा लीजिए, राजस्थान लगा लीजिए, हिमाचल लगा दीजिए, ये सब है, दिल्ली लगा दीजिए, तो G2G हो जाएगा, दो सरकारों के बीच लिखे। इसका मतलब होता है सरकार से सरकार, हिंदी में लिख लीजिए आगे, G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी सरकार से सरकार। अब ध्यान रखना, जब भी G2G लिखना तो 2 लिख सकते हो, 2, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लिखो तो गवर्नमेंट टू मत लगाना, फिर उसमें कंफ्यूजन, जब खोलना तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सर्वमान्य चीज है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। सरकार से सरकार लिख लिया। जब सूचना और सेवा का, लिखिए, जब इंफॉर्मेशन एंड सर्विस का आदान प्रदान दो सरकारें करती हैं, जब सूचना और सेवा का आदान प्रदान दो सरकारें करती हैं, तो इसे G2G इंटरेक्शन भी कहते हैं, तो इसे G2G इंटरेक्शन भी कहते हैं, ठीक। यह है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, पहला एग्जाम्पल लिखिए, नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट में सभी आ गए, कहीं का भी गवर्नमेंट, स्टेट का नाम मत लेना, ये मत लिख देना सेंट्रल गवर्नमेंट टू मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट। अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिविल में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लिखना, और अगर आप पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं तो जिस स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं उस स्टेट का नाम लिख देना है,
कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू मध्य प्रदेश स्टेट, जैसे कह सकते हैं सेंट्रल यूपी पीसेस दे रहे हैं तो लिख दीजिएगा मध्य सेंट्रल गवर्नमेंट टू उत्तर प्रदेश, तो वो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आईएएस में आप लिख देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान का, तो कॉपी तो चेक कर रहा है तमिलनाडु वाला, तो वो ठीक नहीं, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ही लिखिए कहीं पर, क्योंकि जब आप लिखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान गवर्नमेंट, तो उत्तर प्रदेश वाला एग्जामिनर अगर होगा उत्तर प्रदेश, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये लागू ही होगा, लेकिन आप लूप होल क्यों छोड़ना, उसको पता चल जाएगा कि हो सकता है राजस्थान के ना हो, तो कहीं रीजनलिज्म का एक डेवलपमेंट ना हो जाए। हालांकि मैं मानता हूं कि ये सब चीजें ना सोचना चाहिए, लेकिन भाई देखो दुनिया में बहुत कुछ संभव है, तो कुछ भी तो क्यों लूप होल देते, इसीलिए हम बोलते हैं कि लड़कियां जब निबंध लिखते हैं और लड़के जब निबंध लिखते हैं तो थोड़ा सा भाषा में लिंग का ध्यान रखा करो। लड़कियां लिखते समय जैसे हमारे पास आर्टिकल्स आते हैं तो यह पता नहीं चलना चाहिए कि इस लड़के ने लिखा है कि लड़की ने लिखा है इसको, क्योंकि जैसे लड़की कोई बोलती है तो उसका टोन, उसका राइटिंग का थोड़ा सा हल्का सा लिंग का भेद अगर आप चाहें तो माइन्यूट मिल जाएगा, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि आप पता ना होने दें कि इस कॉपी में लड़का लिखा है कि लड़की लिखा है, क्योंकि अगर वहां पे कॉपी कौन चेक कर रहा है, पुरुष कर रहा है महिला कर रहा है, तो बायसनेस ना आ जाए उसके अंदर। उसी तरीके से स्टेट्स का उदाहरण मत दीजिए, क्योंकि अगर वो सिविल की कॉपी है तो ये बायसनेस आ सकता है, या माना नहीं भी आया तो एक क्यों आप अपना एक लूपहोल छोड़ते हैं कि ये, हाँ अपने प्रदेश की कॉपी में आप लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें थोड़े थोड़े दिमाग में भी रखना। जैसे मैं महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखा हूं, तो जो एक लड़की लिखेगी जो लड़का लिखेगा, तो मैं उसमें बड़ा केयरफुल रहता हूँ, खासतौर से ये कोशिश रहती समझाने की कि आप ऐसा लिखें कि संतुलन हो, ऐसा ना लगे कि ये महिला सशक्तिकरण लड़के ने लिखा होगा, ये महिला सशक्तिकरण लड़कियों ने लिखा होगा। इसी तरह से दहेज पे है, और भी जो जो स्त्री प्रधान जैसे जो समस्याएं हैं उनसे जुड़ी जो निबंध है उसमें ज्यादा चुनौती रहती है महिलाओं के लिए, यह कि यह पता ना चले कि किस लिंग का जो है व्यक्ति इसको लिखा हुआ है, समझ में ना। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा जब आप लिखेंगे, शब्दों के साथ खिलवाड़ करेंगे, खेलेंगे, तभी ये चीजें तो बहुत बात की, बहुत ऊपर की चीज है। अभी तो सिर्फ अध्ययन कर रहे हैं आप, और अध्ययन तो कोई बड़ी बात नहीं है। अध्ययन तो क्या, पढ़े लिखे हैं आप, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अब अध्ययन भी नहीं करेंगे तो फिर तो नाक कटने वाली बात हो गई है। तो फिर काहे का प्रतियोगिता, प्रतियोगिता तो तब है जब आप मास्टरी जो है प्रस्तुति में हो। इसलिए प्रतियोगिता मांगे मोर, क्या, प्रस्तुति, प्रस्तुति मोर होती है, पढ़ाई मोर करके क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए खैर, इसमें आगे आइए। एक तो लिख दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो आप एमपी लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश से हैं तो यूपी लिख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश सीधे लिख दीजिएगा, मध्य प्रदेश पूरे लिख दीजिएगा, कहीं के भी हो, हिमाचल के हो तो एचपी लिख दीजिए, ऐसा चलेगा। राजस्थान को तो राजस्थान लिख दीजिए, चलेगा। नेक्स्ट लिख लीजिए स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। एक एग्जांपल और लिख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट टू लोकल गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जहां पे गवर्नमेंट होगी वहां पर ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तीन स्तरीय हमारी गवर्नमेंट है, तो एक लोकल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चीज। अब आ जाइए, एग्जांपल हो गया, G2C में आ जाइए, इसको खोल दीजिए तो गवर्नमेंट टू सिटीजन कर दीजिए, उसको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट किया, इसको गवर्नमेंट टू सिटीजन कर दीजिए, ठीक। और गवर्नमेंट टू जब सिटीजन लिखते हैं ना बच्चा, जैसे हिंदी मीडियम के लोग होते हैं तो G2C तो लिख सकते हैं, जैसे आप G2C लिखिए इस तरीके से, G2C, या आपने G2C ऐसा भी लिख दिया, मैं दोनों बोल रहा हूं आपको, और यहां पर गवर्नमेंट टू ये वाला टू और सिटीजन ऐसा लिख सकते हैं पूरा, है ना। ये अब आगे लिखिएगा, इसमें सरकार और नागरिक, इसमें सरकार और नागरिक शामिल होते हैं। अब सरकार चली गई और नागरिक कहीं का भी हो सकता है बेटा, जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने नागरिकों को करना चाहे, है ना, तो अपने नागरिक को कर सकता है। जैसे कोरोना का दौर है, तो जब लॉकडाउन करते हैं, जैसे भारत सरकार जब लॉकडाउन करती है
तो वो सारे स्टेट्स में कर देती है। जैसे 13 तारीख से 3 तारीख से बढ़ गया 17 तारीख तक के लिए, तो ये भारत सरकार ने किया। लेकिन अगर भारत सरकार ये कह दे कि जिन स्टेट्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, किस तरीके की दिक्कतें, उनको ध्यान में रख करके स्टेट गवर्नमेंट लॉकडाउन कितना करना, क्या वो निर्णय लें, तो यह कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो स्टेट टू, मतलब जैसे पंजाब की सरकार से पंजाब के लोगों से बात कर रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश के लोगों से कह रही, सिटीजन से कह रही। भारत का कहीं का भी निवासी है लेकिन है भारत का नागरिक, तो एक मुख्यमंत्री जब अपने प्रदेश में कुछ कहता है तो वो अपने सिटीजन्स को कह रहा है। इसलिए आपने देखे होंगे कि जो लोग कोटा में इंजीनियरिंग वगैरह की कोचिंग लेने गए हैं, या जो लोग अदर स्टेट्स में लेबर का काम कर रहे हैं, चाहे मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी किसी भी स्टेट्स में हो, देहरादून में भी कुछ लोग रहे थे, अब भेजा उजा गया है, भेजे जा रहे हैं। राजस्थान में आपने देखा होगा, हर जगह एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। तो उसमें जैसे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सरकार ने बस से भेज करके कोटा में जो विद्यार्थी थे उनको लेके आया है ना। यही चीज बिहार पे भी दबा हुआ। मेरे पास टीवी वाले बाइट में आए, हमने कहा नहीं उनको ले आना चाहिए, क्योंकि एक जो एक हमारी थिंकिंग होती है साइकोलॉजिकल, कि जैसे आपको देखे होंगे कभी बुखार जुकाम हो जाता है, कभी तबीयत गड़बड़ हो जाती है, तो और आप पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, तो आप ताला मार दीजिए कमरे में और बैग उठा के घर चले जाइए, तो घर पहुंचने के बाद ही 2 डिग्री बुखार कम हो जाता है। एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना। आप अगर इसको प्रैक्टिकल करके देखे होंगे नहीं, तो कभी अगर ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो तो एक बार प्रयोग करके देख सकते हैं। तो अपने लोगों के बीच में एक साइकोलॉजिकल सहजता आ जाती है, एक मनोवैज्ञानिक सुविधा मिल जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। यही कारण है बीमारी दूर हो जाती है। तो जो लोग अकेले अलग थलग, जो मजदूर राजस्थान में या कहीं दिल्ली में अकेले अलग थलग हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर और भी गिरी हुई है, क्योंकि वो निराश्रित हो गए हैं, उदासीन हो गए हैं, शिथिल हो गए हैं। लेकिन वही जब अपने माता पिता भाई बहन के बीच गांव पहुंच जाते हैं, तो वो सक्रिय क्यों हो जाते हैं? सक्रिय होंगे, उनकी इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है उन अपने लोगों को देख करके। तो आधी बीमारी तो हमारा घर दूर कर देता है, क्योंकि हमारे जो लोग होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के काम आ जाते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से हमारा जो बॉडी में जो रिसाव होता है बड़ा पॉजिटिव होता है। जैसे आप अपने जा रहे हो शहर में, आपके पिताजी दिख जाए एकाएक, है ना, तो आप किसी भी चिंता में हो, किसी भी परेशानी में हो, जैसे आपके फादर, अरे ये तो पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं, तो जो आपको एक एक सपोर्ट प्रोटेक्शन फील करते हैं, आपका दिमाग बदल देता है। वो घटना जो है ना, आपका दिमाग ही बदल देगा। अब एक बार उन्होंने पूछ लिया कि क्या बात है, कोई परेशानी है क्या तुमको, आप फट से बोलेंगे नहीं 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 नहीं, कोई परेशानी नहीं, नहीं कोई दिक्कत है तो बताओ ना, कोई पैसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है बताओ। अब आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, जबकि अभी प्रॉब्लम में कुछ किया ही नहीं वो। तो पूछने वाला कौन है, आपका समीप कितना है, कितना आपकी उससे मिलने के बाद साइकोलॉजिकल एक उथल पुथल आती है, ये सब डिपेंड करता है। इसलिए जो मजदूर गए या जो विद्यार्थी कोटा से अपने घर गए ना, अगर किसी में कोरोना के कोई लक्षण होंगे भी ना, तो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब क्या समझे, अस्पताल में जब कोई रिश्तेदार भर्ती होता है और आप 1 दर्जन केला लेके जब जाते हैं ना, तो अरे मौसी आई है क्या, बीमारी, मौसी कोई डॉक्टर है क्या, डॉक्टर इलाज करेगा हॉस्पिटल में, लेकिन मौसी के जाने से जो आपके साइकोलॉजिकल जो बदलाव आता है, वो रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए किसी बीमार व्यक्ति की तीमरदारी करना, उसको देखने जाना, उसको थोड़ा ढाढ़स बंधाने जाना आपका धर्म है। इससे उसके अंदर एक मनोवैज्ञानिक जो उच्चता मिलती है, उससे वो रोग से लड़ने की क्षमता का विकास करता है। इसलिए मेरा मानना है, अब देखो यार, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इसका, ये कि अब कल कोई चुनौती दे दे कि आप तो बोल रहे हैं इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है क्या। मैं तो एक लोकाचार और एक सामाजिक जो महसूस करते, कहते ना कि सेवा हमेशा एहसास होती है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, मुझे लगा कि मैंने अच्छा पढ़ाया, तो ठीक है अच्छा पढ़ाया, लगा खराब पढ़ाया, तो भाई कोई कितना भी कहे, हमारा एहसास तो कुछ इस तरह का। तो सवाल एहसास का है, बाकी इसका कोई
साइकोलॉजी कोई लैब में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है। तो ठीक उसी तरीके से जब चीजें, जैसे गवर्नमेंट ने, जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम कोटा में फंसे हुए विद्यार्थियों को अपने प्रदेश लाएंगे, तो आप बिलीव करें कि वो किसको, उत्तर प्रदेश लखनऊ के मुख्यमंत्री ने, लखनऊ में रहकर के मुख्यमंत्री ने राजस्थान में संबोधित कर दिया जो वहां के निवासी थे। इसको बोलते हैं गवर्नमेंट टू सिटीजन। और वो सब अपना बैग वैग तैयार करके वेट कर रहे हैं, बस आने दो। बस पे बैठे अपने अपने घर चले गए। और वही दिल्ली में आपने देखे होंगे 27-28 मार्च को लॉकडाउन के 2-3 दिन बाद लाखों की तादाद आनंद विहार और कहां कहां पूरी सड़कों पर, पुलिस परेशान, चिकित्सा विभाग परेशान, सरकार परेशान, पब्लिक भी परेशान। ये तो कोरोना बम हो जाएंगे तो कहां कहां जाएंगे, है ना। घर जाने की ललक को देखो, डिस्टेंसिंग फिस्टेंसिंग सब हवा हो गई। एक साइकोलॉजिकल कुछ तो होता है, होता जरूर है। लेकिन मैंने खुद महसूस किया अपने जीवन में, जब भी कोई तकलीफ हुई घर चले जाते थे। पता चला कि वहां तो हम परेशान अकेले रहते, घर गए फिर वहां सब हो गया, खत्म हो गया, बीमारी ही खत्म। ठीक है, खैर। तो आप लिख लीजिए इसको, G2C। इसमें लिखिएगा कि सरकार जब आम नागरिकों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान करती है, ठीक है ना, सूचना और सेवा का आदान, सूचना और सेवा दोनों लिख लीजिए, का आदान प्रदान करती है, तो ये G2C हो जाता है। जैसे उदाहरण लिख लीजिए। जैसे कोरोना महामारी के दौर में, एग्जाम्पल दे दीजिए, कोरोना महामारी के दौर में भारत सरकार का टेलीविजन के माध्यम से, भारत सरकार द्वारा टेलीविजन के माध्यम से जनता को लॉकडाउन के लेकर संबोधित कर, ठीक है ना, जनता को लॉकडाउन को लेकर संबोधित करना, ये गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक, लिखे, जब जनता के सरोकार को, जब जनता के शिकायत लिख लीजिए, जब जनता की शिकायत, उसके विचार, आदि को भी शामिल कर लिया जाता है, तब इसकी पूर्ति होती है, तब इसकी पूर्ति होती है। और ऐसा नहीं होता है कि सरकार ने आया लॉकडाउन कर दिए, मोदी साहब ने कहा कि मैं जानता हूं आपको तकलीफ हो रही होगी, मैं जानता हूं आप, उनको कहां से पता चल रहा है तकलीफ हो रही है। जैसे वो टेलीविजन से कह रहे हैं, वैसे जनता की अपील भी टेलीविजन से जा रही है, जनता की शिकायत भी टेलीविजन से जा रही, जा तो रही है। कई लोग कह रहे हैं लोग धंधे चौपट हो जाएंगे, कोई लोग ये कह रहे हैं, जब वो, मैंने बोला ना कि जब वो भीड़ लग गई तो सरकार ने भी तो देखा यार ये तो भीड़ लग गई, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको घर बेच के लॉकडाउन करना चाहिए था। ट्रेनें मैंने बंद कर दिया, बस मैंने बंद कर दिया, तमाम तरीके के लोग जहां तहां फंस गए, इनको भोजन कैसे होगा, ये सब चिंता को, इनको इतना चिंता होगा, जबकि हम कह चुके हैं कि जहां हो वहीं रुके रहो, सब कुछ आपको सुविधा मिलेगी। तो कैसे इनको विश्वास दिलाएं। तो वो फीडबैक उनको जा रहा है, शिकायत पहुंच रही है। कई कहने लगे होंगे कि लॉकडाउन करने का होमवर्क सही नहीं है, लॉकडाउन में ये सबको ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा बोला होगा ना। तो वो सबको ध्यान में रख करके फिर चीजें की गई, तो इसको गवर्नमेंट टू सिटीजन। नेक्स्ट लिखिए गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसको लिखिएगा गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस का मतलब व्यवसाय, सरकार से व्यवसाय। इसमें सरकार बिजनेस क्लास के लोगों से, व्यवसायिक लोगों से सूचनाओं और सुविधाओं का आदान प्रदान करती है, सूचनाओं और सुविधाओं का आदान प्रदान। कभी भी आप देखे होंगे कि फिक्की में या कहीं पर किसी ऑडिटोरियम में या फिरोज शाह कोटला में बिजनेसमैन बैठे रहते हैं, प्रधानमंत्री स्पीच दे रहे होते हैं, फिर वहां से कोई सवाल पूछ रहा होता है, ये सब
गवर्नमेंट टू बिजनेस हुआ, ये टाइप है। और ये तो आदान प्रदान हो गया आपस में, लेकिन यही ई फॉर्मेशन में हो जाए, आमने सामने के बजाय ई फॉर्मेशन। जैसे अंबानी जी अपने घर में हो, टाटा साहब अपने घर में हो, अडानी जितने भी और भी लोग हैं सब अपने घर में हो, और प्रधानमंत्री कार्यालय से अपने घर से प्रधानमंत्री बैठ करके उनको जोड़ करके बात कर रहे हैं, ये हो गया गवर्नमेंट टू बिजनेस। ठीक, तो इसमें लिख लीजिएगा, इसका उद्देश्य व्यापार का माहौल जानना, व्यापार का क्या माहौल चल रहा है जानना, और सरकार के साथ पारदर्शी रवैया, पारदर्शिता स्थापित कर, और सरकार के साथ पारदर्शिता स्थापित कर, ठीक है, और सरकार के साथ पारदर्शिता स्थापित कर। एक लिखे G2E, G2E, ठीक। G2E में इसमें लिखिएगा, ई का मतलब होता है एम्प्लॉइज, कार्मिक। जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज से बात करे, जैसे इन दिनों जो महामारी है इसमें आना जाना संभव नहीं है। अगर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में या अपने घर में उपलब्ध डीएम से बात करते हैं और सभी डीएम साथ में जुड़े हुए हैं, और वो तो इसको कहीं ना कहीं आप गवर्नमेंट टू एम्प्लॉइज समझ लीजिए, ठीक है ना, सरकार टू एम्प्लॉय, क्योंकि जा नहीं सकते इस समय। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उदाहरण, ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। तो लिख लो अच्छा, इसमें किसी भी देश में सरकार सबसे बड़ी नियोक्ता है। सरकार एम्प्लॉय को नियुक्त करती है, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, नियुक्त करने वाला। किसी भी देश में गवर्नमेंट सबसे बड़ी एम्प्लॉयर होती है, सबसे ज्यादा नियुक्ति वही करती है। उन्हीं एम्प्लॉइज के साथ काम करती है। इसको बोलते हैं नियोक्ता कर्मचारी संबंध भी कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। एम्प्लॉइज जो होते हैं, कर्मचारी, जो नियोक्ता एम्प्लॉयर, इन दोनों के बीच का रिश्ता, जैसे टीचर स्टूडेंट का रिश्ता। मैं आपको यहां पर पासवर्ड दिया, आप हमसे जुड़े, पासवर्ड दिया, रोज आप 10 बजे आते हैं, आप पढ़ते हैं। जिन लोगों के पास ये पासवर्ड नहीं है वो इससे नहीं जुड़ सकते हैं। पासवर्ड जिनको दिया है उनको जुड़ना है, इसलिए जिनको पासवर्ड दिया अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो हमारी चिंता होगी कि वो क्यों नहीं जुड़ते हैं जब पासवर्ड दिया गया और वो चाह भी रहे थे। तो पता किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इतने लोग आते हैं, ये लोग नहीं आते हैं, तो उनको, जैसे कि डीएम की मीटिंग की जाए और 4 डीएम ना आए, बाकी 5 डीएम आए, तो मुख्यमंत्री पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं आए थे भाई, क्या बात थी ऐसी, कारण बताओ, रिपोर्ट दो, ये करो वो करो, 2 दिन में बताओ। क्योंकि जब न्योता सबको गया तो तुम कहीं नहीं आए, जब पासवर्ड सबको दिया गया तुम क्यों नहीं आते हो। हमारे कुछ विद्यार्थी जो है पढ़ रहे होंगे, वो क्लास में एब्सेंट रहते थे, क्योंकि कई चीजें वो पढ़े होंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नेंस वगैरह इतना डिटेल में उनको उस समय दे पाया था, क्योंकि कोर इश्यूज में ही सब्जेक्ट चल रहे थे, तो एब्सेंट थे। एब्सेंट का कारण भी हमको नहीं पता था, 1-2 का कारण पता था क्योंकि यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। तो मैं सोचा पर्टिकुलर क्या कारण पता करूं, तो जो स्टूडेंट आते थे, मैंने कहा जो आते हैं उन पे नहीं, बाकियों पर ये लागू है। मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी उसी व्हाट्सएप ग्रुप में, और मैंने चेतावनी भी दिया कि अगर 2 दिन के भीतर आप क्लास को ज्वाइन नहीं करते तो फिर इसकी लायबिलिटी सिर्फ आपकी होगी, आप जाने की क्या होगा।
उसके बाद कुछ स्टूडेंट जुड़े होंगे, कुछ नहीं भी जुड़े होंगे उसके बावजूद भी। तो मैंने वो बातें इसलिए लिखी क्योंकि वो रेगुलर स्टूडेंट हैं। कल अगर वो आके कहें कि सर छुट्टी थी गवर्नेंस तो हम पढ़े नहीं, उस समय 25 मार्च से बंद हो गया 16 मार्च से क्लास, तो उनको बता सकें कि हम अपनी लायबिलिटी पूरी कर चुके हैं। पहली बात, क्योंकि गवर्नमेंट जब डीएम को बुलाया, डीएम नहीं आए, तो डीएम के खिलाफ एक्शन लेकर के जनता के पक्ष में अपनी लायबिलिटी पूरी करता है। अगर जनता कहे कि आप डीएम की मीटिंग बुलाए, कहे नहीं है डीएम आए, तो मुख्यमंत्री क्या बोलेगा? अरे भाई उसकी मर्जी है, नहीं है। नहीं, नेवर। रामायण आपने देखा होगा, अयोध्या के वासियों को कहने पर राम ने सीता का त्याग किया, और लास्ट में भी दिखाया गया आखिर में कि जब वो वाल्मीकि आश्रम से सीता आती हैं तब भी उनसे शपथ की बात की जाती है, क्योंकि ये भी सवाल था कि भाई कहां थी, ये पुत्र हमारे हैं कि नहीं, तमाम चीजें थी। तो विद्यार्थी कहां है, क्लास चल रही है, गायब है, तो मैं अपने हिस्से की पारदर्शी लायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी पूरी कर दूं। उसके बाद नहीं आता है, उनका जन्म कर्म जाने, उनका करियर है, उनका जीवन है, जाए जो करना है करें। फिर आकर मेरे सामने खड़े होकर ना कहें कि सर हम तो गवर्नेंस पढ़े ही नहीं। हमने कहा हम तो गवर्नेंस पढ़ाए हैं, तुमको क्या मालूम, जाओ देखो कब से कब पढ़ाए हैं। फिर उधेड़ते हैं उनकी खाल। तो शिक्षक जो है भी जन दबाव में रहता है। हम भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे टीचर टू स्टूडेंट, तो टीचर थोड़ा अपर हैंड है, स्टूडेंट अगर गायब है तो खबर ले उसकी, और अगर वो रडार में ही नहीं है तो उसको सस्पेंड कर दो। इसी यही तो होगा ना, सस्पेंड करो, और रडार में नहीं, टर्मिनेट करो, हटाओ उसको, लोगों को उसका जो पासवर्ड वगैरह है बदल दो, उसका हिस्से का मत दो उसको, मत जोड़ो क्लास में। यही होता है ना। इसीलिए सर्विस में क्या होता है, धमकाया भी जाता है, धमकाने से नहीं सुनता है तो सस्पेंड भी किया जाता है, सस्पेंड से नहीं सुनता टर्मिनेट किया जाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल गवर्नेंस में कहा जाता है सिस्टम अगर होगा तो लोग आते जाते रहते, सिस्टम से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ये लाइन लिख दो, सिस्टम से कभी समझौता नहीं किया जाता। देश रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, ये क्लास रहेगा, विद्यार्थी आएंगे जाएंगे, क्लास से समझौता नहीं होना चाहिए, संस्थान से समझौता नहीं होना चाहिए, देश से समझौता नहीं होना चाहिए। समझे ना, 70 सालों से संविधान है, संविधान को कोई ठेस पहुंचाएगा तो जो ठेस पहुंचाएगा वो हटेगा, संविधान वही रहे। क्योंकि संविधान 136 करोड़ लोगों के लिए, एक आदमी के लिए, ये क्लास सैकड़ों लोगों के लिए है, 2 लोगों के लिए नहीं। अगर 2 लोगों को तकलीफ है तो उनको हटा दो। जैसे 10 लोगों को जेल में डाल करके 10 लाख लोगों को सुरक्षित किया जाता है, ये सिस्टम है, यही सिस्टमोलॉजी। इसमें लिख लीजिए, सरकार अपने कर्मचारी सबसे बड़ी नियोक्ता है और उसके साथ काम करती है। यह सरकार और कर्मचारी के बीच, गवर्नमेंट एंड स्टाफ या एम्प्लॉय के बीच इफिशियंसी, दक्षता, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण, सेंसिबिलिटी, संवेदनशीलता, और एग्जीक्यूशन, कार्यकारी संदर्भों को लेकर सूचनाएं आदान प्रदान होती है। कॉन्टेस्ट, इन तमाम कॉन्टेस्ट को लेकर सूचनाएं आदान प्रदान की जाती। ओके, ये 4 प्रकार आप जान गए, ये गवर्नमेंट के 4 प्रकार। उदाहरण लिख लीजिए, जैसे भारत सरकार और सचिवों की मीटिंग,
जैसे भारत सरकार और सचिव की मीटिंग। दूसरा लिख लीजिए, जैसे चीफ मिनिस्टर और राज्य के कर्मचारियों के बीच सूचना और सर्विस का आदान प्रदान, सूचना और सर्विस का आदान। ई गवर्नेंस में क्या आते हैं, एक हेडिंग बनाएगी, ई गवर्नेंस में आने वाले फंक्शन, कार्य। कुछ का एग्जाम्पल दे देते हैं, 1 2 3 लिख लीजिए। ई गवर्नेंस के भीतर आने वाले कार्य, ठीक है। अब यार ये मुझे लग रहा है टाइम हो गया है, लेकिन 5 मिनट इसको लिख लीजिए, अब बात आ गई है। पहला लिखिए, ई बैंकिंग, ताकि जनता लाभ उठा सके। सब लाभ जनता के लिए है, पब्लिक एम्पावरमेंट है। जीएसटी, जीएसटी ताकि कर भरपाई में जनता सुविधा में रहे, कर भरपाई में जनता सुविधा में रहे। जीएसटी देखिए कि सब ऑनलाइन है, जो जीएसटी के ऑफिसर हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते मैनुअल, सब ऑनलाइन है। बिजली पानी, ई बिलिंग जो होती, ई बिलिंग, बिजली पानी टेलीफोन मोबाइल, आप भी ऐसे ऐसे करके भर लेते हैं पैसा। बिजली पानी टेलीफोन मोबाइल, ये केबल जो टीवी उवी में आता है सर, आदि सब ई बिलिंग, आदि ई बिलिंग, ई से हो जाता है, ये सब हो रहा है। पैन कार्ड आधार कार्ड, लाइन बदल दीजिए, एक ही नेचर की चीज को एक लाइन में लिखा रहे हैं ना। अब पैन कार्ड उसमें डालेंगे तो नहीं चलेगा ना, दूसरे लाइन में पैन कार्ड, यही तो सिस्टम होता है चेला। अब तुम लिख रहे हो वो बिजली पानी, फिर लिख रहे हो पैन कार्ड ना, जितना ई बिलिंग है पहले लिख दो, फिर जितने दस्तावेज जैसी चीजें हैं दूसरे में लाओ, तभी तो एग्जामिनर, इसी को बोलते हैं ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। दैट इज सिस्टमेटिक अप्रोच। सिस्टमेटिक अप्रोच से नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं, समझे कि नहीं? यहाँ का कुदाल वहां खोद रहे हो यार, ठीक। चलो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब दस्तावेज है आदि, ये सब ई हो रहा है आज, ठीक। ई रिटर्न फाइलिंग, ई रिटर्न फाइलिंग लिख लीजिए, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न, जीएसटी। जीएसटी भी ऑनलाइन होता है, हम लोग भरते हैं, बहुत भरना पड़ता है। साल भर में 36 रिटर्न, हर महीना 3 रिटर्न। अभी बता रहे हैं कुछ सुविधा हो गया है, देखते हैं क्या हुआ है। और इनकम टैक्स रिटर्न 1, और पहले जब सर्विस टैक्स में थे हम लोग, 1 जुलाई 2017 से पहले सर्विस टैक्स था, फिर बाद में गुड सर्विस कानून सब बदल गए, तो उसमें 6 महीने में एक रिटर्न होता था, यानी साल भर में 2 रिटर्न होते थे। अब साल भर में 36 रिटर्न। आगे लिखिए, ट्रेन, बस, हवाई जहाज को लेकर ई टिकटिंग, एक ही नेचर के हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए लिखा रहे हैं। लाइन बदल दीजिए, ई सर्विस, में क्वालिटी बढ़ी है, क्वालिटी बढ़ी है, ई सर्विस में क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ी है, ठीक है, जिससे जन सुविधा बढ़ गई, पब्लिक सर्विस बढ़ गई, और ई गवर्नेंस का उद्देश्य पूरा हुआ, और ई गवर्नेंस का उद्देश्य पूरा हुआ। क्या समझे?
ई गवर्नेंस का इससे क्या हुआ बच्चा? उद्देश्य पूरे हो गए और इस पूर्ति से फायदा क्या हो गया? आप सशक्त हो गए। गवर्नेंस क्या करता है? गुड गवर्नेंस क्या करता है? लोक सशक्तिकरण, पब्लिक एम्पावरमेंट, वो सारी चीज आ गई। मैं अब आपके समीप आ गया हूं। सवाल पूछ